हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिट्स स्टडी सेंटर पर। मैं हूं अमित कुमार और मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं हिंदी के सीरीज में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे सिलेबस के बारे में, और आज आपका पहला क्लास है और आज से कंटिन्यू आपका 20 दिन चलेगा, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से। ऐसे तो लगभग जितने भी कंपटीशन एग्जाम में हिंदी पूछे जाते हैं वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं ये एक टारगेट लेके चल रहा हूँ यूपी पुलिस का, क्योंकि 19 तारीख हो चुका है और इसके बाद अगला 18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप जो है इसका पूर्ण तैयारी कर लीजिए हिंदी का, ताकि आप हिंदी में बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकें, क्योंकि ये 1/4 है और इसमें लगभग सभी बच्चे करते हैं स्कोर, और आप कहीं इसमें पीछे रह जाएंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं देर ना करते हुए, मैं बोला हूं कि 30 मिनट डेली का ये वीडियो रहेगा और 30 मिनट में ही आपका चैप्टर खत्म करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो आप चलिए सीधे वीडियो की ओर और मैं शुरू करता हूँ। और आप लोगों से एक विनती है, आग्रह जो समझिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो पहला चैप्टर सिलेबस के अनुसार आपका वर्णमाला होगा। तो वर्णमाला शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर? वर्णमाला। ऐसे तो ये हल्का सा टॉपिक लगता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, वर्णमाला। तो वर्णमाला कहते किसे हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऐसा नहीं कि वर्णों के जैसे तैसे लिख दे और उसको वर्णमाला कहेंगे। क है, उसके बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, ग के बाद घ आएगा, तो ये क्रम के अनुसार चलता है। अगर क के बाद ग ला दे, क के बाद च ला दे, तो ये कोई क्रम नहीं हुआ। तो क्रम के अनुसार अगर वर्ण है तो वही वर्णमाला है। ठीक है, अब अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह, ठीक है, इसी को कहते हैं वर्णमाला। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बता दीजिएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब ये देखिए वर्ण क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा जो है, तो हिंदी भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है उसी को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा, आप लोग समझ जाइएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, या वर्ण को ही कहीं कहीं पे इसको ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। अब दोनों में अंतर क्या है, वर्ण और ध्वनि में? तो कोई अंतर नहीं है। वर्ण जो होता है भाषा की लिखित इकाई है। इकाई क्या होती है? मापने की। तो लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। और मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। दोनों सेम चीज है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक मौखिक है और एक लिखित है। यहां तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं वर्ण को बांटूंगा कि वर्ण कितने प्रकार के। तो आप जैसा कि शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि वर्ण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण, और दूसरा जो होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है, और टोटल वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टोटल जो स्वर वर्ण की संख्या होती है 11 होती है, और ये भी किस में? लिखित रूप में। लिखित रूप में 11, लेकिन मौखिक रूप में ये स्वर वर्ण होते हैं 10। कौन से हम आगे बताते हैं। और टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या हम लोग 33 पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33। देखिए, अब हम स्वर वर्ण की बात करें तो स्वर वर्ण होते कौन कौन से, लिख लेते हैं एक बार। अ, आकार, हर्षई, दीर्घई यानी कि बड़ी ई, हर्षऊ मतलब आधा ऊ, दीर्घऊ मतलब बड़ा ऊ, उसके बाद री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हो गए टोटल स्वर वर्ण।
अब कहिएगा पढ़ते तो है अंग अ भी इसके साथ, अनुस्वार विसर्ग भी, लेकिन वो जो हैं अनुस्वार और विसर्ग ये क्या हैं, तो ये दोनों जो है इसे बोला जाता है अयोगवा। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है अयोगवा। थोड़ा सा मैं कोई भी इसमें बकवास नहीं करूँगा, कम समय में आपका पूरा कंटेंट देने का प्रयत्न करूँगा, कोई भी बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। तो अंग और अ इसको अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं, और इसी को वर्णमाला में अयोगवाह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन अयोगवाह है, तो दो हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि मैंने बोला कि स्वर की संख्या टोटल 11 है, तो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये लिखित रूप में है। लिखित रूप में कितना है 11, लिखित रूप में टोटल स्वरों की संख्या 11, लेकिन मौखिक रूप में स्वरों की संख्या है 10, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कौन चला जाता है, तो ये री जो होता है इसको मौखिक रूप से बोला नहीं जाता है स्वर में, क्योंकि ये री का रा का सेंस देता है, इसीलिए इसको स्वर में नहीं रखा है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे व्यंजन को बाद में देखेंगे, स्वर को ही हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए, तो स्वर को देखेंगे, स्वर को बांटते हैं हम लोग। तो अभी देख लिए स्वर, अच्छा अगर बोलिएगा कि स्वर का तो परिभाषा ही नहीं बताए, तो स्वर उसे कहते हैं, स्वर लिख देते हैं थोड़ा सा, कि जिसे बोलने में हवा, क्योंकि बोलते हैं तो मुख से हवा निकलती है तभी तो आवाज आता है, तो बोलने में हवा बिना रुके बाहर आ जाए, ठीक है, बिना रुके बाहर आ जाए। कहने का मतलब सीधा सीधा सा है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जिसमें किसी चीज की सहायता ना हो, उसे क्या कहते हैं स्वर कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में परिभाषा नहीं पूछता है, डायरेक्ट आएगा स्वर किसे कहते हैं या स्वर के भेद कितने हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्वर मेन रूप से दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर, एक और होते हैं पुलुत स्वर, उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कौन कौन से, लघु या ह्रस्व स्वर। दूसरा जो है वो है दीर्घ स्वर, ठीक है। इधर हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा लिख लिए होंगे आप, इसको कॉपी पेन पे लिखते चलिएगा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर और एक और होता है पलुत स्वर, ठीक है, पलुत स्वर। देखिए स्वर ऊपर हम लिख दिए, ज्यादा लिखेंगे नहीं, लघु या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर, ठीक है। अब देखिए लघु में क्या क्या आ जाते हैं, लघु में क्या क्या आ जाते हैं, तो जैसे अ हो गया, ठीक है, उसके बाद ई हो गया, उसके बाद ऊ हो गया, ये सब क्या हो गए, ये लघु स्वर हो गए। एक और इसमें री जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गए, लघु स्वर। अब इसको पहचानिए कैसे, तो जिसको बोलने में थोड़ा कम समय लगता हो, ठीक है, जिसको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है उसको क्या कहेंगे, लघु स्वर कहेंगे, ठीक है। जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे उसे लघु स्वर। अब इसके अलावे जो भी है वो क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में देखिए कौन कौन सा होगा, देखिए आ, दीर्घ ई यानी कि बड़ी, दुर्ग ऊ यानी कि बड़ी ऊ, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इतने तो ही स्वर हैं, 4 इधर आगे और 7 इधर आगे, टोटल हो गए 11। तो अब इसमें भी कुछ कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। इसमें भी दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, तो जिसे बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता हो, ठीक है, उसी को दीर्घ स्वर कहेंगे। अच्छा, दीर्घ स्वर को एक और नाम दिया गया है जिसको बोला जाता है संयुक्त स्वर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्वरों के मेल से बना है, ठीक है, स्वरों के मेल से बना है। और इसमें भी संयुक्त स्वर में भी 2 टाइप हो जाता है, एक सजातीय
और एक विजातीय, सजातीय और विजातीय, ठीक है, सजातीय और विजातीय। बिल्कुल हम अंदर तक की बातें करें, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर, और मैं फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि कम समय में करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। सजातीय में आपका आ जाएगा आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के स्वर मिलते हैं। जैसे आ प्लस आ के मिलने से आ हो गया, ई प्लस ई के मिलने से दीर्घ ई हो गई, और ऊ प्लस ऊ को मिलने से बड़ी ऊ हो, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोल दिए? सजातीय बोल दिए। और विजातीय में क्या हो जाएंगे? जैसे ए हो गए, आई हो गए, ओ हो गए, औ हो गए, ये कौन सा हो जाएंगे? ये हो जाएंगे विजातीय। क्योंकि ए जो बनते हैं ये आ प्लस ई के मिलने से क्या बनते हैं? ए बनते हैं, ठीक है। आ प्लस ए के मिलने से आई बनते हैं, ठीक है। आ प्लस ऊ को मिलने से ओ बनते हैं, और उसी प्रकार आ प्लस ओ को मिलने से औ बनते हैं, ठीक है। अब देखिए विजातीय हुए कि नहीं। यहाँ आ मिल रहा था तो आ बन रहा था, ई मिल रहा था तो बड़ी ई बन रही थी, ऊ मिल रहे थे तो बड़ा ऊ बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है? आ के साथ ई आ गया तो दोनों अलग हो गया ना, तो अलग के मिलने से बना, इसीलिए इसको क्या बोल दिए? विजातीय स्वर बोल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए पलुत स्वर। पलुत स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, तो पलुत स्वर जो होता है जिसको बोलने में सबसे ज्यादा समय लगे, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा के बोले। जैसे बोलना हो राम, ठीक है, राम, यानी कि राम को थोड़ा लंबा खींच करके राम बोलना है तो बड़ा हो गया। तो उसका जो होता है चिन्ह इस प्रकार से होता है, ड टाइप का, ठीक है। जैसे लिखना हो राम तो ऐसे लिखेंगे राम, ठीक है। जैसे लिखना हो ओम तो लिखना है ओम, ठीक है। तो ये हो गया पलुत स्वर। तो डायरेक्ट ये सिंबल जहां पे आ गया वो कौन सा स्वर हो जाएगा? पलुत स्वर। तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, उम्मीद करता हूं। थोड़ा फास्ट बता रहा हूं लेकिन समझिएगा क्योंकि हम कम समय आपका लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक में हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे जो चलते हैं स्वर से और क्या क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखिए, जीभ के ऊपर नीचे होने के आधार पे, यानी जीभ के आधार पे सीधा हम कह देते हैं जीभ के आधार पर स्वर। कहिए ये क्या बात हुई? तो जीभ के ऊपर नीचे होने के आधार पे, यानी कि जीभ जो है कहां से ध्वनि निकल रही है उसके आधार पर भी बांटा गया है स्वर को। चलिए कौन कौन से बांटे गए मानते हैं। एक होता है अग्र स्वर, क्या होती है? एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, ठीक है, और तीसरा होता है पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आप नोट करिएगा पूरा। हम मध्य लिख दिए, पश्च लिखे, आप पूरा कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। अग्र का मतलब अग्रीय, ठीक है, इसको इस प्रकार से याद रखिएगा, ई ए ठीक है। ये हो गए अग्रीय, यानी कि जो आगे वाले जीभ से बोला जाता है उसको बोला जाता है, जीभ के अगले भाग से, उसी को बोला जाता है अग्र स्वर। मध्य स्वर में आप एक याद रखिएगा, मात्र आ, ठीक है। मध्य भाग में कौन सा आता है? अ आता है, और बाकी जो स्वर बच गए कौन से हो गए? पश्च स्वर। जैसे देखिए ऊ हो गया, बड़ी ऊ, आ हो गए, ओ हो गए, औ हो गए, ये सभी क्या हो गए? ये हो गए पश्च। अब बोलिएगा 4 3 2 5 4 9 1 10, अभी 10 ही हुए। तो बोले आपको कि मौखिक आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है? 10 ही है। री का सेंस र में लिया जाता है, ठीक है, लेकिन लिखने में सेंस कहाँ आ जाएगा? स्वरों में गिनती आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो जीभ के आधार पर भी स्वरों को बांट दिए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इनमें से कौन अग्र स्वर है?
इनमें से कौन मध्य स्वर है, इनमें से कौन पश्च स्वर है। ठीक है, पश्च स्वर का उदाहरण कौन सा है, तो यही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ और टाइप है, जैसे मुख के खुलने के आधार पे भी इसको बांटा गया है। मुख के खुलने के आधार पर, ठीक है, मुख के खुलने के आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है। कौन कौन सा पता होगा आपको, मुख के खुलने के आधार पे। तो पहला हो जाता है, आप लोग सुने होंगे, जैसे विवृत स्वर, सबृत स्वर है ना, संवृत स्वर, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, तो ये सारा है। तो पहला हो जाता है संवृत स्वर। चलिए, संवृत, चलिए स्वर नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा संवृत। दूसरा अर्ध संवृत, ठीक है, अर्ध संवृत। तीसरा विवृत स्वर, और चौथा अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। ठीक है, थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं। अर्ध विवृत, संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत, 4 प्रकार का होता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो संवृत किसे कहते हैं, तो जिसमें जो है मुख जो है बहुत ही कम खुलता है, जिसमें मुख बहुत ही कम खुले, मतलब नाम मात्र का खुले, उसको कहेंगे हम लोग संवृत। ठीक है, संवृत, हल्का सा खुलना, बस बंद ही मान के चलिए, जैसे ई में ज्यादा मुख नहीं खुलता। उसी प्रकार अर्ध संवृत, यानी कि इससे थोड़ा ज्यादा मुख खुलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं, जैसे उ, दुर्गऊ, ई और ई, ये जो हो जाते हैं, ये हो जाते हैं संवृत स्वर। ठीक है, अर्ध संवृत में कौन आ जाएंगे, तो अर्ध संवृत में 2 आते हैं, ओ ए। कौन कौन से, ओ ए। ठीक है, अभी हम ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखना है। विपरीत में क्या होता है, तो विपरीत में जिसमें सबसे ज्यादा मुख खुले, जिस ध्वनि को बोलने में सबसे ज्यादा मुख खुले, जैसे सबसे ज्यादा किसमें खुलता है, आ। ठीक है, आ, जो आ बोलते हैं उसमें सबसे ज्यादा मुख खुलता है। ठीक है, तो विपरीत में आपको एक ही याद रखना है, आ। और अर्ध विपरीत में जो सबसे ज्यादा खुलता है उससे थोड़ा कम, यानी कि विपरीत से थोड़ा सा कम, जैसे अ, सिर्फ अ, ऐ और औ। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अर्ध विपरीत। अब देखिए क्या क्या हम बोल दिए, जिसमें मुख जो है ना के बराबर खुले। ठीक है, ना के बराबर खुले। अच्छा, इसमें क्या होंगे, संवृत से थोड़ा ज्यादा, मिला लीजिएगा। अच्छा, 2 कैटेगरी में हम इसको बांट देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुले, जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुले। ठीक है, जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुले, उसी को क्या बोलेंगे, विपरीत। और इसमें क्या होता है, इससे थोड़ा कम खुलता है। तो याद रखिएगा, संवृत में हर्षऊ, दीर्घऊ, ई, ये 4 हो गए। अर्ध संवृत में ओ ए। ठीक है, ओ ए याद रखिएगा। विपरीत में क्या होता है, एक ही है, जिसमें सबसे ज्यादा मुख खुलता है, आ। ठीक है, आ, तो आ हो गया। उसके बाद अर्ध संवृत में 3, अर्ध विपरीत में 3 आता है, अ, ऐ, औ। ठीक है, अ, ऐ, ओ, औ, इतना सा याद रखिएगा। तो ये हो गया टोटल जो स्वर के हैं बांटने के आधार पे, इतना सारा है। शुरू से हम लोग देख लिए कि स्वर कितने हैं, तो 11 हैं, मौखिक आधार पे 10 हैं, लिखित आधार पे 11 हैं। उसके बाद हम लोग बांटे कि स्वर जिसे बोलने में हवा क्या होती है, कहीं भी टकराती नहीं, मुंह में है, उसको स्वर कहते हैं। इसका भी 3 प्रकार है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लघु स्वर में ये 4 आ जाते हैं, अ, ई, उ, री। ठीक है, जिसमें कि बोलने में बहुत ही कम समय लगे। दीर्घ स्वर जिसमें हरसु से थोड़ा ज़्यादा लगे, आ, ई, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ए, आई, ओ, इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इसी में सजातीय और विजातीय भी आ गए। ठीक है, और प्लुत में क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगे, बढ़ा के बोले राम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जीभ के आधार पे 3 भाग, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर में क्या होता है, अग्रीय, ई,
बड़ी ई ए ऐ, ठीक है। मध्य में सिर्फ एक आएगा अ, पश्च में उ, बड़ा उ, आ, ओ, औ, हो गया। मुख के खुलने के आधार पर भी 4 प्रकार के समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत, ठीक है। जिसमें मुख बिल्कुल ना खुले, लगभग ना के बराबर समृत, जिसमें इससे थोड़ा ज्यादा खुले उसको अर्धसमृत, ठीक है। विवृत जिसमें मुख बहुत ज्यादा खुले, और अर्धविवृत जिसमें थोड़ा सा कम मुख खुले, ठीक है। तो इतना हो गया। एक प्रकार और स्वरों में बच जाता है, जो कि देख लीजिए। स्वरों में जैसे बोला जाएगा कि मुख के गोलाई के आधार पे, पढ़े होंगे आप लोग, मुख के गोलाकार के आधार पे, यानी कि ओठ के खुलने के आधार पे, ओठ जिस प्रकार से होता है उसके आधार, ठीक है। चलिए इसको भी हम देख ही लेते हैं। ओष्ठ के आधार पर, तो ओष्ठ के आधार पर 2 होता है। एक होता है वृत्तमुखी, नाम से लग रहा होगा कि मुख वृत्त जैसा यानी कि गोल हो जाए, और एक होता है आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी, जिसमें मुख गोल हो जाए उसको वृत्तमुखी, और जिसमें मुख गोल ना हो उसको आवृत्तमुखी। जैसे वृत्तमुखी में आ जाएगा उ, ओ, औ। ये 4 जो होते हैं ये 4 जो होते हैं वो वृत्तमुखी होते हैं। बाकी इसके अलावे जो होंगे उसी को हम लोग बोलेंगे आवृत्तमुखी, जिसमें मुख गोल ना हो। अब देखिए, आप ही बोल के देखिए, ऊ में मुख गोल हो रहा है, बड़ा ऊ यानी कि दुर्ग ऊ, उसमें भी मुख गोल हो रहा है। ओ में भी मुख गोल हो रहा है, औ में भी मुख गोल हो रहा है, ठीक है। तो मुख के गोलाई के आधार पर भी 2 है, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी, ठीक है। अब इसमें बच गया कौन? आ, ई, ए, ऐ, ठीक है। इतना सा हो गया, समझिए। तो ये टोटल स्वर के बारे में हम लोग अभी तक देख लिए, यानी कि इतना से ज्यादा फालतू क्वेश्चन आपसे तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। कि स्वर कितने हैं, वर्ण, ध्वनि, या मुख के खुलने के आधार पे, जीभ के टकराने के आधार पे संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ये सारा हो गया। अब जो हम लोग चलेंगे वो चलेंगे व्यंजन की ओर, ठीक है। अब इतना सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। व्यंजन किसे कहते हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिसे बोलने में स्वर की सहायता लिया जाता हो उसी को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। पता होगा आपको कि जिसे बोलने में या लिखने में तो नहीं, बोलने में स्वर की सहायता लिया जाता हो उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे बोलते हैं क, ठीक है, क बोलते हैं लेकिन उसमें आ का सेंस आ जाता है। किसका? आ का। क, ख, ग, जिसमें कि आ जाता है अ का सेंस, ठीक है। तो आ क्या है? स्वर है। तो जिसमें स्वरों की सहायता लिया जाए उसी को व्यंजन कहते हैं। अब उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए व्यंजन के बारे में यहां से लिखते हैं। व्यंजन भली भांति परिचित होंगे आप लोग इससे। व्यंजन। अब चलिए हम थोड़ा सा इसको व्यंजन को लिख लेते हैं। जे क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। च, छ, झ, झ, ञ, ठीक है। अब कहिएगा बच्चा वाला लिखने लगे, जरूरत पड़ता है, क्वेश्चन पूछता है, घुमा के बन नहीं पाता है, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, न, टवर्गीय ना इसको बोलते हैं, ठीक है। त, थ,
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इतना तो सबको आता है, बच्चा से ही यही सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी है तो इतना तो आता ही है। तो ये हो गया। इसको जो है 25 ये दिख रहा है, इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, हालांकि व्यंजन के बारे में ये थोड़ा सा यहाँ पे परिभाषा लिख लीजिएगा कि जिसे स्वरों की सहायता से, जिसे स्वरों की सहायता से बोला जाता, उसी को क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। इतना सा है, परिभाषा जान के क्या करिएगा, परिभाषा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, ये 5 वर्गों में बटा रहता है, इससे भी तो आपको काम आएगा। इसको बोलते हैं क वर्ग। क्या बोलते हैं? क वर्ग। इसको च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ऐसे देख लीजिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और ये जो टोटल होते हैं इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। अब देखिए, उच्चारण इसमें से मेन इंपॉर्टेंट होता है कि उच्चारण कहाँ से होता है। तो देखिए, मेरा जब ध्वनि निकलता है अंदर से तो सबसे पहले यहाँ पे कंठ से निकलता है। तो हमारा जो हिंदी भाषा है उसमें भी बड़ा साइंटिफिक है कि यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, कंठ से निकलते हुए ओष्ठ पे समाप्त होता है। जैसे पहला जो क वर्ग होता है, यह इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग का कंठ से ऊपर तालु होता है और तालु से ऊपर मूर्धा यानी कि मूर्धन्य, उसके ऊपर जो होता है आगे दांत होता है यानी कि दंत, और सबसे बाद में ओष्ठ। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। इतना याद रखिएगा। अच्छा, ये तो टोटल हुए 25 और इसको बोला क्या जाता है? तो इसको बोला जाता है अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, कहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ। ठीक है, ये 25 क्या हो गए? अंतःस्थ व्यंजन। सॉरी, अंतःस्थ नहीं बोलते, इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। कहीं पे बोलने में मिस्टेक हो गया होगा तो ध्यान दीजिएगा। इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। बार बार अंतःस्थ मुंह में आ रहा था। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ये जो 25 है इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कहीं ना कहीं मुंह के किसी भाग में स्पर्श कराता है, इसीलिए बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब देखिए, चूंकि ये 25 हुआ और 11 हम उधर पढ़े, तो इतना ही तो नहीं है, टोटल हम लोग 52 पढ़ते हैं। चलिए क्या होता है, इसके अलावे हम लोग देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अभी हम चर्चा कर रहे थे अंतःस्थ व्यंजन की। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या है? तो य, र, ल, व, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। आप चारों ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा होता है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन या इसी को कहीं कहीं संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। यानी कि इसको बोलने में मुख से जो हवा आती है वो गर्माहट गर्म आती है, इसीलिए इसको संघर्षी या स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। ये होता है तालव स, मूर्धन्य स, दंटी स और ह। ये 4 हो गए संघर्षी व्यंजन या उष्ण व्यंजन। और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हैं? तो कस, त्र, ज्ञ और एक सरा होता है। ठीक है, ये जो हो गए ये हो गया संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पे 12। ठीक है, य, र, ल, व, इसको बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंठ स और ह, इसको बोलते हैं हम लोग उष्ण व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। और कस, त्र, ज्ञ और स्र, इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन।
ठीक है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये कच्चा हो गया, ठीक है, तो इसको किसके किसके मेल से बनते हैं, तो क और प्लस इसमें ले लीजिएगा मूर्धन्य स। आप बोलिएगा क के नीचे क्या लगाएं, तो क के नीचे ये जो है हलंत है और ये बताता है कि इसमें जो है क की मात्रा आधी आती है, इसमें जो ज़्यादा मात्रा है ये मूर्धन्य स की होती है, ठीक है। तो छ इसको बोल देते हैं लेकिन छ होता नहीं है, ये होता है कस। क्या होता है, कस, कस। तो कस यानी अगर कच्छा बोलना हो तो क्या बोलिएगा, कच्छा नहीं कसा, ठीक है, कक्षा, कक्षा, ठीक है, कक्षा ऐसे बोला जाता है, लेकिन कहेगा पागल हो गया आदमी, तो वो नहीं है, ये कक्षा जैसे बोले बोलिए लेकिन लिखाता है ऐसे, ठीक है। बोलेगा इनमें से छ का जो होता है, छ किससे किससे मिलके बना है, या छ कौन से संयुक्त रूप है, तो कसक। तरा किसका है, तो इसमें त हलंत और प्लस र, ठीक है। ज्ञ किसका है, तो ज्ञ है ज और प्लस ये वाला न्या, ठीक है। और उसके बाद एक बच गया स्र और इसका है तालब्य स, यानी हलंत इसमें भी प्लस र, ठीक है। तो ये है आपका संयुक्त व्यंजन किसके मेल से बनता है, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा और बच गया है व्यंजन में, उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ हो गया अंतस्थ, उष्ण और संयुक्त। एक यहाँ पे ढ और ढ दिख रहा है, तो यहाँ पर तो ये यूज होता ही है। एक और होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन को हम लोग द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। और ये होते कौन कौन है, तो ये होते हैं अड़ और अढ़ा, ठीक है, अड़ और अढ़ा। ड ढ नहीं बोलिएगा, क्या बोलेंगे, अड़ा और अढ़ा, ठीक है, अड़ा और अढ़ा, इसको बोला जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग बिल्कुल। चलिए इसको भी मिटाते। अब कहिएगा उच्चारण सिर्फ क्या इसी का उच्चारण होता है, व्यंजन का ही उच्चारण होता है, तो नहीं, व्यंजन का ही उच्चारण नहीं होता है, उच्चारण स्वर का भी होता है और इसी के साथ में होता है। जैसे इसमें आप लोग कुछ चीज़ें ऐड करिएगा, क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में। क्या ऐड करिएगा, तो इसमें ऐड करिएगा अ, आ, ह और विसर्ग। ये जो होते हैं ये सभी होते हैं कंठ ध्वनियाँ। अ, आ, ह, विसर्ग यानी कि अ, ये क्या होती है, ये होते हैं कंठ ध्वनियाँ। इसमें क्या आ जाएगा, ई, ए और स, ये हो जाते हैं तालु वाली ध्वनियाँ, यानी कि तालु से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। हर्षई, दीर्घई, ए, ठीक है, तालब्बी स, तालब्बी स, तालब्बी स से लग रहा है तालु, ठीक है। अब देखिए टा वर्ग में आ जाएगा आपका री। कौन सा, री, ऋषि वाला री, री, र और ये वाला सा मूर्धन्य सा, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, तो ये मूर्धा से बोला जाता है, री, र, तालब्बी, मूर्धन्य सा, मूर्धा से मूर्धन्य सा। उसके बाद इसमें आ जाएगा ल और स, ल, स, और इसमें आ जाएगा उ। बाकी भी कुछ ध्वनियां हैं जो कि हम लोग देखेंगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पे आएगा। लेकिन ये इतना सारा पूछते रहता है कि कहाँ इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। तो ये सारे हैं, याद कर लीजिएगा। कंठ में अ, आ, ह, विसर्ग, तालु में हर्षई, दीर्घई, ए, स, उसके बाद मूर्धा में री, र, स, उसके बाद दंत में ल, स, और उसके बाद ओष्ठ में उ, ठीक है, उ, ओष्ठ से बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो बातें हो गई, कुछ चीजें और बच गई, यहाँ से देखते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे
घोष और अघोष व्यंजन या घोष या अघोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन पढ़े होंगे ना। तो चलिए हम लोग देख लें। अब 1 2 3 4 5 वर्ग हम लोग बोले है ना, और ये पांचवा वर्ग को बोला जाता है पंचमा अक्षर, पंचमाक्षर भी बोलते हैं कभी कभी, या नासिक भी बोलते हैं। नाक से बोला जाता है नासिक, मुख और नाक दोनों से बोला जाता है, इसलिए नासिक याद रखिएगा। यहाँ से देखिए, एक होता है घोष वर्ण और एक होता है अघोष वर्ण। घोष को हम लोग कभी कभी सघोष भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। तो पहला और दूसरा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, यानी पहला और दूसरा वर्ग जो होता है उसी को अघोष बोलते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ग होता उसी को हम लोग सघोष कहेंगे। जैसे जितने भी हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये क्या हो जाएंगे अघोष। और जो ये ग घ अंग ज झ ञ ड ढ न द ध न व भ म, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे घोष। क्यों हो जाएंगे, तो परिभाषा इसका देखिए क्या है। जिसे बोलने में अंदर जो होता है गूंजता है, ध्वनियाँ अंदर गूंजता है, घोष यानी कि गूंजता है, उसी को हम लोग घोष वर्ण बोलते हैं। जैसे ग बोलिएगा, ग घ, इसको बोलने में गूंजता है तो ये हो गया घोष, और जिसको बोलने में क ख जो ही गूंजता है उसी को अघोष। इतना याद रखेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा रहे हैं तो डिटेल नहीं है, डिटेल का कभी हम और बात करेंगे, इसीलिए थोड़ा फास्ट है। अघोष पहला और दूसरा वर्ग और घोष तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। अब देखिए एक और होता है अल्प प्राण, ये क्या आ गया नहीं, और एक होता है महाप्राण। चलिए ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण क्या है भैया, तो जिसको बोलने में श्वास कम निकलता हो, जिसको बोलने में प्राण कम निकलता हो, श्वास प्राण एक ही हुआ, प्राण कम निकलता हो उसको अल्प प्राण, और जिसको बोलने में प्राण ज़्यादा निकलता हो यानी कि श्वास ज़्यादा निकलती हो उसी को महाप्राण कहते हैं। जैसे पहला तीसरा और पांचवा वर्ग जो होता है अल्प प्राण, और दूसरा चौथा होता है महाप्राण। दिख रहा है, दूसरा और चौथा महाप्राण, यानी कि ये और ये वाला जो होता है महाप्राण। जैसे ख घ, ठीक है, ख बोलते हैं तो गूंजता नहीं है, लेकिन ख बोलने में हवा ज़्यादा निकलती है। घ बोलते हैं तो गूंजता है और हवा भी ज़्यादा निकलता है, तो ये जो हो जाएगा महाप्राण और घोष दोनों वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अब कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी तालु अल्प प्राण और घोष वर्ण है, इनमें से कौन तालु महाप्राण अघोष वर्ण है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत नया पैटर्न में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। जब मैं ये 20 क्लास हो जाएगा और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करूंगा तो उसमें हम ये सारे क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब देखिए थोड़ा सा और बच गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और जो बातें बोल रहे हैं वो लिखते चलिएगा, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल वर्ण कितना हुआ, टोटल यानी कि कुल। अब देखिए हिंदी में भी इंग्लिश घुसा दिए, कुल कितने वर्ण हो गए। तो देखिए स्वर की संख्या 11, उसके बाद व्यंजन की संख्या 33, उसके बाद संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी 4, अयोगवाह की संख्या कितनी 2, और उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2। अगर हम लोग सभी को जोड़ दें तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए 33 11 44 4 48 2 50 2 52। तो यही 52 और 52 के बारे में हमने पढ़ लिया ना, तो 52 पढ़ लिए यानी कि वर्णमाला खत्म, ठीक है, वर्णमाला खत्म। तो मैंने लगभग जो जितने भी वर्णमाला में एक एक क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वो सारा चीजें मैंने इसमें कर दिया। थोड़ा सा फास्ट किए हैं लेकिन समय को देखते हुए किए हैं,
ठीक है। तो यहाँ तक हो जाता है वर्णमाला समाप्त। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा और जितना भी बातें बोले हैं उसको एक बार पुनः वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि आपका PDF चला जाएगा तो जितना हो सकता है उतना इससे कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अंतिम दिनों में रिवीजन ही काम आता है। और मैं ये आपको सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज जो है आज के लिए इतना ही। अब कल हम मिलेंगे नए चैप्टर संज्ञा और सर्वनाम के साथ। तैयार करके आइएगा क्योंकि फास्ट रिवीजन होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और मैं मिलूँगा कल पुनः आपके साथ।